ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई मुकर्ररा हदफ से भी कम रहने का इम्कान है। ये कहा गया है कि मुकर्ररा मौशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा है और जो रवां साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू रहेगी वो 3.2% रहने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खदशा इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि रवां माली साल की जो पहली सहमाही है उसमें करंट अकाउंट खसारा 9 करोड़ 80 डॉलर रह गया है, जिसका हजम गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत के दौरान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा था। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और इंडेक्स में पहली बार जो है वो 87,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली गई है। इसके अलावा चीन के साथ जो कर्जों की री प्रोफाइलिंग है उस पर हौसला अफजा जवाब मौसूल हुआ है और सरमायाकारी के हवाले से भी पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी तमाम मौजू का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात शकील अहमद रामे साहब। शकील रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहैसियत एक इकोनॉमिस्ट के, क्या ये जो तमाम आशारिये हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है? देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि हमारी शरह नमू तेज होगी, 3.2 होगी, ये अच्छा एक इंडिकेटर है, मगर हमने ये भी इसको डी कोड करने की जरूरत है कि हमारी जो कि ग्रोथ रेट आएगा कहाँ से आया, कि ये फाइनेंशियल सेक्टर से आ रहा है कि या हमें अपना या सर्विस सेक्टर से आ रहा है या हमारी प्रोडक्शन बेस बढ़ रही है। प्रोडक्शन बेस की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, एक्सपोर्ट होती है इनकी, तो ये ट्रिगर करते हैं आपकी ग्रोथ को, तो वहां से आ रहा है या किसी और तरीके से आ रहा है। नंबर 2, आपने बात की है उसकी इन्फ्लेशन की। देखें, इन्फ्लेशन जो कि अभी डबल डिजिट में थी वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, मगर जो कि बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते हैं वो ये है कि जो कि प्री इन्फ्लेशन का जो साइकिल आया था उसकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस है और आज की प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। अब जो कि सिंगल डिजिट में आई है, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस डबल डिजिट में नहीं बढ़ रही हैं अब, मगर क्या ये प्राइसेस जो कि उस वक्त 3 साल पहले 4 साल पहले जो हमारा लेवल था उस पर वापस गई हैं या उसी पे स्टिक किया और उससे मजीद आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तीसरी बात की है आपने स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो हमने पिछली दफ़ा हमारा ये बूम आया था, हमने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि ऊपर 2100 पॉइंट्स की जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई है, तो बाद में जब उसको डाइसेक्ट किया गया तो पता चला इसमें से 1800 पॉइंट ये तो बैंकिंग सेक्टर के थे जिनकी वजह से बढ़ी है। बैंकिंग सेक्टर का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने वहाँ से बहुत कर्ज लिया था, आपको भी पता है, कुछ सालों में, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की जो कि रेटिंग थी बड़ी, तो उनकी वजह से पॉइंट्स बढ़े। अभी भी हमें ये डाटा भी डिकोड करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, आया कि ये फिर बैंकिंग सेक्टर को ही, यानी कि वही इसको ट्रिगर कर रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, कंपनियों ने ज़रा आउटपुट शुरू दे दी है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये चीजें हैं कि इसको अभी मैं प्री मैच्योर इस पे अभी क्या कहते हैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी स्टेटमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से जो एक दस्तावेज जारी की गई है उसके मुताबिक मार्च से अगस्त जो 2024 का टेन्योर है, इसमें वफाकी हुकूमत ने 5,552 अरब रुपए कर्जा लिया है, बढ़ा है, और जिसके बाद जो अगस्त 2024 तक वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो 70,362 अरब रुपए तक पहुंच गया था। तो यानी जो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें जो कर्ज का फैक्टर है कि मजीद कर्ज तो नहीं लिया गया, वो इन्वॉल्व नजर आ रहा है। जाहिर बात है, अगर आपको स्टेट बैंक कह रहा है कि ये फिगर्स हैं तो वो जाहिर बात दुरुस्त होंगे। देखिए, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो यह है कि जब तक आपका प्रोडक्शन सेक्टर जो होता है कि वो परफॉर्म करना नहीं शुरू करेगा, आपकी इकोनॉमी सही डायरेक्शन पे नहीं जा सकती। अभी आपने सऊदी अरब की बात कर रहे थे कि वहाँ से हमारी आने की उम्मीद है। देखें, सऊदी अरब ने तो जारी बात है कि दूसरे ममालिक भी हैं, सऊदी अरब भी है, चाइना भी है, हमारे यूरोपियन फ्रेंड्स भी, सारे वो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। मसला यहाँ के अटक जाता है कि क्या हम भी चाहते हैं। देखिए, मैं आपको ना प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ अर्सा पहले की स्टेटमेंट आपका शेयर करता हूँ कि जब ये हमारे SIFC का इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सऊदी अरब वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपके मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर लाना चाहते हैं, मगर आप हमें कोई यानी बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी दें।
अब ये हमारे लिए एक बड़ी सोचने की बात है कि SIFC भी इतने सालों से काम कर रही है, बाकी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कई दहाइयों से काम कर रहा है, तो क्या हम सब मिल मिला के कोई हम बैंकेबल और फिजिबल स्टडी नहीं बना सकते थे? तो ये देखें, हमारी जो आपको किसी ने पैसे ऐसे तो दे नहीं देने, आप उसको जा कहेंगे जनाब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक मिल लगानी है तो आप मुझे $2 अरब दे दें। आप पूरी फिजिबिलिटी लेके जाते हैं कि जनाब हम ये करना चाहते हैं, ये आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ये मैकेनिज्म होंगे, पूरा प्लान होता है। दूसरी जो चीज है अहम है कि हमारा देखिए कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक हुआ है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तो वहीं का वहीं खड़ा है। आप भी आप देखें किसी अब यानी कि आपके फॉरेन को तो आप छोड़ दें, आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पूछ लें तो आपको बताएंगे कि जनाब उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। आज भी उनको कितनी टैक्स एजेंसीज के साथ डील करना पड़ता है और किस लेवल पे करना पड़ता है। आज भी वो आपको बताएंगे कि उनको अपना लाइसेंस लेने के लिए या अपना बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कितने महीने उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है कि वो रिश्वत नहीं देते। देखिए जब फंडामेंटल ठीक नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम होंगे। अभी आपने एक और बात शेयर की अपने इंट्रो में कि IMF ने ये कहा है कि जनाब हो सकता है कि हमारा जो करंट अकाउंट जो कि खसारा है वो बढ़ जाए जी। इसका मतलब ये है कि जब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो IMF हमें कहता है आप अपनी मार्केट को खोलें, आपने जो इंपोर्ट पे कदगने लगाई हुई थी या उसको आपने रोका हुआ था अब उसको भी आने दें, आप नहीं रोक सकते। हमने तो इस तरह किया हुआ था ना, यानी कि इंपोर्ट को कम करके अपना खसारा कम किया हुआ था, ना कि एक्सपोर्ट को बढ़ा के। हमारी तो एक्चुअली तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। अब उसमें ये अब जब IMF आएगा तो आपको कहेगा दोबारा मार्केट खोलो, जब मार्केट खुलेगी तो आपके वो क्या कहते हैं इंपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग इंपोर्ट करना चाहते थे, गवर्नमेंट डॉलर नहीं दे रही थी, तो अब वो दोबारा देना पड़ेंगे। देखिए ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर हमारी जो कि क्या कहते हैं कि क्लास रूलिंग एलीट है वो उस चीजों को समझे। सबसे पहली तो जो प्री कंडीशंस होती है आपकी स्टेबिलिटी होती है। हमारी स्टेबिलिटी के इश्यूज इतने ज्यादा हैं पिछले दो दहाइयों से, ये 1-2 साल की बात नहीं कर रही मैं, पिछले कोई 20 साल की बात कर रहा हूँ। आप देखें मतलब उससे भी पहले चल जाएं तो आपको नजर आएगा कि कोई ना कोई कभी ट्रेन मार्च हो रहा होता है, कभी कोई मार्च हो रहा होता है, कभी इस तरह का मार्च हो रहा होता है। तो कभी मेरी हुकूमत होती है मैं कहता हूँ कि बस सब ठीक है, तो दूसरे कहते सब गलत है। किसी दूसरे की होती तो वो कहता जी नहीं जी ये मेरी ठीक थी, अब ये दूसरे वाले गलत है। अब ये देखिए हमें जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है, हमारी या रूलिंग एलीट है या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक चीज बड़ी डिफाइन करनी पड़ेगी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि मुल्की मफाद क्या है और पार्टी मफाद क्या होता है। मुल्की मफाद पे पार्टी मफाद तो कुर्बान किया जा सकता है, मगर पार्टी मफाद पे मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक मुल्क है तो आपकी पार्टियां हैं, आप हुकूमत के लिए कंटेस्ट करते हैं, आपकी लग्जरीज है लाइफ की। अगर मुल्क की आपकी इकानमी का बैठा बैठा देंगे तो आपकी कोई भी सर्वाइव ही नहीं करेगा। अब ये यानी कि देखिए हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पे हमें 1 अरब भी लेना हो तो कोई भी जो डोनर है वो हमारी नाक से नकीरें निकलवा देता है, अपनी हर शर्त पूरी करवाता है। तो क्या इससे मुल्क को आप क्या इसको बेहतर करने का नहीं सोच सकते? आपको अल्लाह ने ऐसे रिसोर्सेज दिए, मतलब आपको एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमारी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ वो दुनिया की लोएस्ट आती है। अगर हम उसको सिर्फ क्वालिटी सीड दे दें 1 साल और क्वालिटी यानी कि इनपुट्स दे दें तो हम उसकी प्रोडक्शन को 2 गुना कर सकते हैं। अगर 1 साल में हम इस साल चावल से 4.8 बिलियन कमा सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम चावल से इससे डबल भी कर सकते हैं, हम दूसरी फसलों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखें ना आपके हमसाए में तो बैठे हुए हैं सारा मिडिल ईस्ट जो कि फूड को इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब का 80% से ज़्यादा जो फूड है वो इंपोर्ट करते हैं, जो वो खाते हैं। 85% ज़रा ये कतर करता है। आपके ममालिक के नाम नहीं सारे गल्फ के। आपको सिर्फ पॉलिसीज को सेट करना पड़ेगा और आप क्या कर रहे हैं? आप किसान को मार रहे हैं। आप जब उसके जाने के गंदम की बारी आई तो आपने कहा नहीं जी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल रेट पे बेचेगी। जब उसने इनपुट लेनी थी, उसकी खादें लेनी थी, गवर्नमेंट का जी ओपन मार्केट है। भी आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ आपको ये नहीं पता कि आपके किसान कितने ज्यादा यानी कि आपकी पॉवर्टी में इजाफा हो जाएगा अगर आप किसानों के साथ यही आपने रवैया रखा। और दूसरी देखिए आपका प्रोडक्टिव सेक्टर आप उसको भी अंडरमाइन कर रहे हैं। अभी भी इस साल भी जो हमारी हम ग्रोथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव आई है, इतने % आई है, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर की बैक पे आई है। उसके बाद बजाय इसके कि हम इस सेक्टर को मजीद यानी कि इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम उसके किसान के साथ उसकी कभी गंदम के मसाइल कर देते हैं, कभी हम उसकी कॉटन की प्राइस के मसाइल कर देते हैं, जो भी उसकी प्रोडक्ट होते हैं उसके प्रोडक्शन के मसाइल कर देते हैं उसको मार्केट में बेचने के। तो आप इसका मतलब है जो आपका एक आधा अभी इन सिचुएशन में जो प्रोडक्टिव सेक्टर बचा हुआ है आप उसको भी खराब कर रहे हैं। ऐसे तो इकॉनमी फिर ठीक नहीं होगी।
ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बजाय जो बल्कि प्रोडक्शन सेक्टर है उसी के लिए मुश्किलात में जब इजाफा कर दिया जाएगा तो वो उनके लिए मजीद आप जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो शकील रामे साहब, एक तो जो आपकी बात से कंक्लूजन अगर मैं निकालूँ, आप का कहना यह है कि जो पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और सेकेंडली ये कि एक ऐसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद भी जो है वो पॉलिसीज ना बदलें और वो पॉलिसी का इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनका तसलसल एक बरकरार रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम आपने ये भी बात की कि जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, जब दूसरे कंट्रीज के साथ बात की जाती है, तो अगर वो फिजिबल कोई स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कह दें तो वो स्टडी हमारे पास नहीं होती, फिर प्रॉपर प्लान नहीं किया जाता। तो असल में वजूहात क्या हैं? मतलब ये तो एक है कि एक तरफ तो हम बिल्कुल पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक नहीं बनाते, उनको प्रॉपर स्टडी करके नहीं देते, प्लान बनाकर नहीं देते। तो कहीं ना कहीं लैक तो हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है ना। देखें, जब SIFC बनी तो उस वक्त जो चीज़ें वाज़ी हुई थी वो ये थी कि हमारी रेड टेपिज्म के बहुत मसाइल हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़े मसाइल हैं कि जो चीज़ों को एफिशिएंटली नहीं करते। तो आपने क्या किया? आपने SFC बनाई, दोबारा उनमें ब्यूरोक्रेट बैठा दिए सारे, बजाय कि वहाँ पर आप एक्सपर्ट्स को बढ़ाते, आप उनको बैठाते जो कि फिजिबिलिटी स्टडी बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं, आपने वहाँ फिर ब्यूरोक्रेट बैठा दिए। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है? राजीव, देखिए, मैं तो डिसीजन मेकिंग में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो अब देखें, हमने उस वक्त बात की थी जब ये बनी थी, और दूसरा SFSC का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके पास ना तो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे एक फैसिलिटेशन सेंटर है, जिस तरह का फैसिलिटेशन सेंटर जो था यानी कि BOI है, BOI के पास फिर भी कुछ पावर्स हैं। ठीक। अब देखिए, अब जब तक तो ये आर्मी चीफ मौजूद हैं या प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इनका इंटरेस्ट है। अब देखो, कल को जो आर्मी चीफ आता है, जो प्राइम मिनिस्टर आता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर क्या होगा? SFSC का क्या फ्यूचर है? तो लोग आप पे क्यों करें? आप इसको, मैं उस वक्त भी कह रहा हूँ, अगर आपने इसको बनाना ही है, आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें बकायदा, और इसको स्ट्रेंथन करें अगर आपने इसको बनाना ही है और उससे रिजल्ट्स लेने हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन की और डिसीजन मेकिंग की पावर दें। फिर दूसरा यह कि इसमें आपको जो कि आपको लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग, उनको बैठाएं। ठीक। आप ब्यूरोक्रेट को बैठा देंगे या आर्मी वालों को बैठा देंगे, वो इस पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अब तीसरी चीज, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, अब आप देखेंगे आपका एक बैंकर है, वो इकोनॉमिस्ट है, तो उसको यानी कि वो बैंक के मामलात को तो बेहतर समझते होंगे, मगर इकोनॉमी का तो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना उनको प्लान किया। एक्सपर्ट्स को जो है वो इदारों का हिस्सा बनाएं, और सेकेंडली ये कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी मामलात हैं प्लान किए जाएं। बहुत शुक्रिया शकील अहमद रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।